हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इसकी पहले वाली वीडियो में हमने चैप्टर सोल्यूशन स्टार्ट किया था। उसमें हमने टाइप्स ऑफ सोल्यूशन देखा था एंड डिफरेंट मेथड देखा था कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। उसमें मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन ये सब देख लिया था। ओके, इस वीडियो में हम सॉल्युबिलिटी को डिस्कस करेंगे। ओके, अगर इसकी पहले वाली वीडियो आपने नहीं देखा है तो आपको लिंक आई बटन पे मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख लेना। ओके, स्टार्ट करते हैं सॉल्युबिलिटी। ओके, सबसे पहले देखते हैं सॉल्युबिलिटी होता क्या है। सॉल्युबिलिटी मतलब कोई चीज डिसॉल्व हो जाए। ओके, कोई भी सॉल्यूट है वो सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाए। ओके, लाइक शुगर, ग्लूकोज, सॉल्ट, ये सब क्या है? सॉल्यूट है, ये वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। ओके, दे आर सॉल्युबल इन वाटर। ओके, तो डेफिनेशन क्या कह सकते हैं? ये सॉल्युबिलिटी क्या होती है? जितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व इन अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट। ओके, फॉर एग्जाम्पल आपने शुगर लिया है तो उसका कितना अमाउंट एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो सकता है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। आपको टेम्परेचर नहीं चेंज करना है, उसमें देखना है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 1 लीटर वाटर लिया है, ओके, 1 लीटर वाटर लिया है, इसमें आप कितना अमाउंट ऑफ शुगर डिसॉल्व कर सकते हैं जब तक ये डिसॉल्व होता रहे। ओके, वो होती है सॉल्युबिलिटी। ओके, एक ऐसा टाइम आएगा जहां पे डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा। ओके, तो इट मीन्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व इन अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट एट फिक्स्ड टेम्परेचर इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। ओके, ये जो सॉल्युबिलिटी होती है किस पे डिपेंड करती है? सॉल्युबिलिटी डिपेंड ऑन टेम्परेचर, प्रेशर, ओके, नेचर ऑफ सोल्यूट, आपका सोल्यूट किस टाइप का है, एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ओके, सॉल्युबिलिटी डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, प्रेशर, नेचर ऑफ सोल्यूट एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ओके, सॉल्युबिलिटी में हम यहाँ पे 2 टर्म पढ़ेंगे, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। ओके, एंड नेक्स्ट पढ़ेंगे हम सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। पहले हम देखेंगे सॉलिड इन लिक्विड, उसके बाद हम देखेंगे गैस इन लिक्विड। ओके, तो सबसे पहला देखते हैं हम सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड इन लिक्विड, ओके, जो हमारा सॉल्यूट होगा वो सॉलिड होगा और जो हमारा सॉल्वेंट है वो लिक्विड है। ओके, बेसिकली क्या होता है, ऐसा जरूरी नहीं होता कि जितने भी हमारे सॉलिड होते हैं वो लिक्विड में डिसॉल्व हो जाए। ओके, एवरी सॉलिड डज नॉट डिसॉल्व इन लिक्विड, इन अ पर्टिकुलर लिक्विड। ओके, डज नॉट डिसॉल्व इन पर्टिकुलर लिक्विड। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें वाटर की, अगर हमारा वाटर सॉल्वेंट है, ओके, तो वाटर में हमारा शुगर डिसॉल्व हो जाता है, ओके, सॉल्ट डिसॉल्व हो जाता है, ये दोनों क्या होते हैं? सॉल्युबल होते हैं। बट अगर हम नैफ्थलीन और एंथ्रासिन की बात करें, ओके, नैफ्थलीन, एंथ्रासिन, ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं। ओके, तो यहाँ से कंफर्म होता है कि जितने भी सॉलिड होते हैं, मतलब जितने भी सॉलिड चीजें होती हैं, वो जरूरी नहीं कि सबके सब वाटर में डिसॉल्व हो जाए। हो सकता है ये वाटर में डिसॉल्व हो रहा है तो ये किसी और सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो सकता है ये वाटर में डिसॉल्व हो रहा है, किसी और सॉल्वेंट में ना डिसॉल्व हो। ओके, अगर हम बेंजीन लेते हैं एज अ सॉल्वेंट तो उसमें जो शुगर एंड सॉल्ट है वो डिसॉल्व नहीं होगा। ओके, शुगर एंड सॉल्ट डज नॉट डिसॉल्व इन बेंजीन, वेयरएज जो नैफ्थलीन है और एंथ्रासिन है वो बेंजीन में डिसॉल्व हो जाता है। ओके, तो यहां से एक टर्म आता है लाइक, डिसॉल्व, लाइक। ओके, लाइक, डिसॉल्व, लाइक, इसका मतलब होता है जो जैसा होता है वो वैसे ही सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है। ओके, लाइक पोलर है तो पोलर में डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर है तो नॉन पोलर में डिसॉल्व होगा। लाइक, डिसॉल्व, लाइक, इसमें सपोज अगर आपका पोलर सोल्यूट है, ओके, तो वो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा। ओके, पोलर सोल्यूट डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट। ओके, लाइक वाटर था पोलर एंड आपका जो सोडियम क्लोराइड है वो भी क्या है? पोलर। ओके, अगर आपका नॉन पोलर सॉल्यूट है तो वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा। ओके, इससे क्या प्रूफ होता है? जो सॉल्युबिलिटी होती है वो किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ सोल्यूट एज वेल एज नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ओके, आपका सोल्यूट कैसा है और आपका सॉल्वेंट कैसा है।
और इसके साथ साथ किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर एज वेल एज प्रेशर। ओके, अभी हमने डिस्कस किया नेचर ऑफ सोल्यूट एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ओके, ये जो होता है लाइक डिसॉल्व लाइक, ये किसकी वजह से होता है कि जो पोलर होते हैं वो पोलर में डिसॉल्व हो जाते हैं और जो नॉन पोलर होते हैं वो नॉन पोलर में डिसॉल्व होते हैं। ये ऐसा क्यों होता है, बिकॉज व्हेन सोल्यूट डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट, व्हेन सोल्यूट डिसॉल्व इन सॉल्वेंट, जब सोल्यूट तभी डिसॉल्व होगा सॉल्वेंट में इफ द इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शन आर सिमिलर। ओके, इफ द intermolecular interaction are similar। ओके, अगर उन दोनों सोल्यूट एंड सॉल्वेंट के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन है अगर वो सेम हुआ तभी आपका सोल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा। ओके, अगर सिमिलर नहीं है इट मीन्स आपका जो सोल्यूट है वो वाटर में या फिर जो भी आपका सॉल्वेंट है उसमें डिसॉल्व नहीं होगा। ओके, लाइक डिसॉल्व लाइक में क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन। ओके, यहाँ पे एक टर्म है डिसोल्यूशन। ओके, इसको देखते हैं, इसकी डेफिनेशन है व्हेन सॉलिड सोल्यूट, व्हेन सॉलिड सोल्यूट इज dissolved in solvent, okay, is added in solvent, some solute dissolve in it। okay, मतलब जब हम सॉलिड को सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो उसका जो कुछ अमाउंट है वो डिसॉल्व हो जाता है सॉल्वेंट में। ओके, और जैसे ही सॉल्यूट डिसॉल्व होता है उसका कंसंट्रेशन क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। ओके, एंड इट्स कंसंट्रेशन इंक्रीजेस। इस प्रोसेस को बोलते हैं डिसोल्यूशन। ओके, जैसे हम फॉर एग्जांपल अगर हमने यहाँ पे वाटर लिया है, इसमें हमने थोड़ा सा शुगर ऐड किया तो यहाँ पे शुगर के पार्टिकल्स क्या है, थोड़े कम है। जैसे हमने और ऐड किया यहाँ पे इसका कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा, किसका, शुगर का। ओके, वाटर में इसका कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा, उसको बोलते हैं डिसोल्यूशन। ओके, जैसे हम ऐड करते जाएंगे वो डिसॉल्व होता जाएगा और उसका कंसंट्रेशन इंक्रीज होता जाएगा। सिमिलरली एक और टर्म है क्रिस्टलाइजेशन। ओके, क्रिस्टलाइजेशन। ओके, इसको देखते हैं। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, जब हम सॉलिड को सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि कुछ तो डिसॉल्व हो जाते हैं लेकिन कुछ क्या होते हैं वो डिसॉल्व नहीं होते हैं। जो डिसॉल्व नहीं होते वो कोलाइड बना लेते हैं विथ अदर सोल्यूट। ओके, तो यहाँ पे लिख सकते हैं व्हेन सम सोल्यूट पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन कोलाइड with solid solute particle and separated out from the solution is called crystallization। okay, जहाँ पे अगर हम सॉलिड को ऐड करते हैं और वो डिसॉल्व नहीं होता है तो यहाँ पे क्या होगा, जो यहाँ पे जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो यहाँ पे ऐसे एग्रीगेट हो जाएंगे, कोलाइड हो जाएंगे और क्या करेंगे, अलग से सॉल्यूशन के बाहर से सेपरेट आउट हो जाएंगे, मतलब प्रेसिपिटेट के फॉर्म में या फिर ऊपर आ जाते हैं, उसको बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। ओके, तो सॉल्युबिलिटी में दो प्रोसेस होती है, एक होता है डिसोल्यूशन, एक होता है क्रिस्टलाइजेशन। ओके, अगर हम सॉलिड को ऐड करते हैं तो वहाँ पे डिसॉल्व हो जाता है, उसके कुछ टाइम बाद क्या होता है, डिसॉल्व होना बंद हो जाता है। तो ये दोनों प्रोसेस जो होता है वो इक्विलिब्रियम में चलता है। डिसोल्यूशन एज वेल एज क्रिस्टलाइजेशन आर इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ओके, यहाँ पे जो सोल्यूट है प्लस सॉल्वेंट वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहते हैं विथ सोल्यूशन। ओके, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट के सोल्यूशन, तो ये दोनों क्या होते हैं, इक्विलिब्रियम में होते हैं। इट मीन्स यहाँ पे क्या होता है, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स गोज इनटू द सोल्यूशन विल बी इक्वल टू द सोल्यूट पार्टिकल्स सेपरेटिंग आउट ऑफ द सोल्यूशन। ओके, इस प्रोसेस को बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल
जितना नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल गोज इनटू सॉल्यूशन इज इक्वल टू number of solute particle separating out from solution. Separating out from solution means इस स्टेट पे जहाँ पे डायनेमिक इक्विलिब्रियम है वहाँ पे जितना पार्टिकल डिसॉल्व होगा उतना पार्टिकल आपका सेपरेट आउट होता रहेगा। तो एक यहाँ पे एक टर्म आता है सैचुरेटेड सोल्यूशन। सैचुरेटेड मतलब जहाँ पे आपका जो सोल्यूशन है वो सैचुरेट हो गया है। इट मीन्स अगर आप उसमें सोल्यूट को ऐड करेंगे तो वहाँ पे डिसॉल्व नहीं होगा। ओके, यहाँ पे लिख सकते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन में दो सोल्यूशन इन विच नो मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व, नो मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व एट द सेम टेम्परेचर, एट द फिक्स टेम्परेचर। ओके, जो भी आपका टेम्परेचर है सोल्यूशन का, उस टेम्परेचर में जब आप सॉलिड को नहीं डिसॉल्व कर सकते तो उसको बोलते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। ओके, एंड अनसैचुरेटेड क्या होता है? जिसमें आप सॉलिड को डिसॉल्व कर सकते हैं, मोर एंड मोर सॉलिड कैन बी डिसॉल्व, उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड। नेक्स्ट देखते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी। ओके, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी। टेम्परेचर का क्या रोल होता है सॉल्युबिलिटी में? फॉर सॉलिड इन लिक्विड। ओके, यहाँ पे जो सॉल्यूट था एंड सॉल्वेंट, इससे क्या मिलके बनता है? सॉल्यूशन। ओके, और जहाँ भी इक्विलिब्रियम होता है वो एक 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा ली चैटलियर प्रिंसिपल। ओके, इसमें क्या होता है, अगर आप यहाँ पे कुछ इंक्रीज करते हो तो जो रिएक्शन होती है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाती है ताकि इसका जो इफेक्ट है वो नलिफाई हो जाए। सिमिलरली आप इस साइड कोई चीज ऐड करते हो तो आपका जो इक्विलिब्रियम है इस तरफ शिफ्ट हो जाता है, मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव होती है ताकि आपका जो इफेक्ट है वो नलिफाई हो जाए। ली चैटलियर प्रिंसिपल। ओके, आपने 11th क्लास में अच्छे से पढ़ा होगा। इसमें क्या होता है, जब भी आपका जो सोल्यूशन बना है, ओके, फॉर एग्जाम्पल आपने जो भी सॉल्यूशन बनाया है वो एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक मतलब जो एनर्जी को लेता है। ओके, मतलब आप कोई भी सॉल्यूशन बना रहे हो उसमें आप एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो तब जाके आपका सॉल्यूशन बन रहा है। ओके, ये होता है एंडोथर्मिक, जहाँ पे आपकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है टू फॉर्म सॉल्यूशन। एंडोथर्मिक में क्या होता है, इन केस ऑफ एंडोथर्मिक व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर, व्हेन we increase the temperature, solubility increases। ओके, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पे जो solubility होती है वो इंक्रीज करेगी इन केस ऑफ एंडोथर्मिक प्रोसेस। ओके, अभी इसको और डिटेल में समझते हैं। सिमिलरली अगर आपका डेल्टा एच नेगेटिव है, ओके, यहाँ पे डेल्टा एच जो था वो पॉजिटिव था और यहाँ पे डेल्टा एच नेगेटिव है, 0 से कम है तो नेगेटिव। इस केस को बोलते हैं एक्सोथर्मिक, मतलब जो भी आपका सोल्यूशन बनेगा वो हीट को प्रोड्यूस करेगा। ओके, एक्सोथर्मिक में क्या होता है, अगर आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया है तो उसकी जो सॉल्युबिलिटी होगी वो डिक्रीज करेगी। ओके, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। ओके, जो यहाँ पे डायनेमिक इक्विलिब्रियम था वो ली चैटलियर प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा था। यहाँ पे देखो ये क्या है, सोल्यूट है और ये सॉल्वेंट है। सॉलिड को सॉल्वेंट में ऐड किया गया है, सोल्यूशन बना है, इसका जो डेल्टा एच है वो पॉजिटिव है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो सोल्यूट है इसने सराउंडिंग से एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है। ओके, और जो एनर्जी को लेने के बाद सोल्यूशन बनाते हैं उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस। ओके, यहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है। ओके, अगर एंडोथर्मिक है और आपने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया, ओके, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, जो ये रिएक्शन है ये फॉरवर्ड की होती है, ये वाली रिएक्शन मतलब सोल्यूशन साइड में, और ये बैकवर्ड होती है मतलब सोल्यूशन से सॉलिड बाहर आ जाएगा। ओके, यहाँ पे डिसोल्यूशन है और ये क्रिस्टलाइजेशन है। ओके,
ये फॉरवर्ड है और ये बैकवर्ड है। ओके, जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम है वो शिफ्ट होगा, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टूवर्ड राइट या फिर कह सकते हैं फॉरवर्ड। ओके, फॉरवर्ड साइड में मतलब यहाँ पे सोल्यूशन और बनेगा। ओके, सॉल्युबिलिटी और इंक्रीज होगी। अब ऐसा क्यों होता है? अकॉर्डिंग टू ली चार्टियर प्रिंसिपल, इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ चेंज बाय कंज्यूमिंग मोर एनर्जी। ओके, यहाँ पे जो भी आपने एनर्जी, यहाँ पे ऑलरेडी इसने एनर्जी एब्जॉर्ब किया था और यहाँ पे टेम्परेचर आप इंक्रीज करें, तो इस इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए ये जो हमारा इक्विलिब्रियम है वो किसकी तरफ शिफ्ट होगा? टुवर्ड फॉरवर्ड। ओके, टुवर्ड सोल्यूशन साइड। यहाँ पे जो आपका सोल्यूट है वो ज़्यादा से ज़्यादा डिसॉल्व होगा वाटर में और सोल्यूशन बनेगा। सपोज अगर आपका ये जो डेल्टा एच था वो नेगेटिव होता, मतलब आपका एक्सोथर्मिक होता। ओके, यहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब ना होता, एनर्जी रिलीज होता। ओके, इस केस में क्या होता? जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते तो जो आपका रिएक्शन था वो किस तरफ होता? बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो शिफ्ट यहाँ पे फॉरवर्ड नहीं, बैकवर्ड, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रहा था और आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे थे, तो आपका जो डायरेक्शन होगा वो इक्विलिब्रियम का इस तरफ होगा, मतलब यहाँ पे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, यहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म होगा। नेक्स्ट देखते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ओके, हमने टेम्परेचर का देखा है कि एंडोथर्मिक में अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो सॉल्युबिलिटी आपकी इंक्रीज होती है, एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। ओके, सिमिलरली अगर आप प्रेशर को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो यहाँ पे जो होता है देयर इज नो इफेक्ट ऑन द सॉल्युबिलिटी। ओके, तो लिख सकते हैं प्रेशर डज नॉट अफेक्ट solubility of solid in liquid, solubility of solid in liquid। ओके, यहाँ पे प्रेशर का कोई रोल नहीं होता। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो सॉलिड है एंड लिक्विड बोथ आर इनकम्प्रेसिबल। ओके, बोथ आर इनकम्प्रेसिबल, तो इसको कंप्रेस करने से आपके सॉल्युबिलिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। ओके, अगर यहाँ पे गैस होता, गैस क्या होता है? कंप्रेसिबल होती। आप गैस को प्रेशर अप्लाई करने के बाद आप उसकी सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज कर सकते थे, बट इन केस ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड बोथ आर इनकम्प्रेसिबल, इसलिए यहाँ पे इफेक्ट प्रेशर का नहीं होता है। ओके, ये था सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। इसके बाद देखते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। ओके, solubility of gas in liquid। यहाँ पे solubility of gas in liquid, जो गैसेस होती हैं वो लिक्विड में डिसॉल्व हो जाती हैं। ओके, फॉर एग्जांपल CO2, ऑक्सीजन, ये सब वाटर में डिसॉल्व हो जाती हैं। ओके, तो यहाँ पे हाइड्रो HCl डिसॉल्व होता है वाटर में, इससे बनता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये हाईली सॉल्युबल होता है वाटर में। ओके, और जितनी भी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस होती हैं वो डिपेंड करता है प्रेशर पे। ओके, तो यहाँ पे लिख सकते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इंक्रीजेस विथ प्रेशर। ओके, प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस है वो इंक्रीज हो जाएगी। ओके, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस को हम एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। ओके, सपोज यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने कोई चैम्बर लिया है, यहाँ पे ये सॉल्वेंट है और ये वाला पार्ट आपका लिक्विड है। ओके, ओके, ये जो रेड वाला है वो सॉल्वेंट है एंड ब्लू इज गैस। और यहाँ पे आपने कोई प्रेशर लगा रखा है W1। ओके, तो ये क्या है? पिस्टन। यहाँ पे देख रहे हैं जो सॉल्वेंट है मतलब लिक्विड है और यहाँ पे गैस, जो गैसेस हैं वो डिसॉल्व हो रही हैं वाटर में। ओके, सिमिलरली अगर आप इसका प्रेशर इंक्रीज करते हैं, ओके, अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करोगे तो क्या होगा? यहाँ पे जो वॉल्यूम है आपका वो कम हो जाएगा। ओके, जो वाटर का वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा और जो गैसेस हैं
वो भी क्या हो जाएंगी, कंप्रेस्ड हो जाएंगी। ओके, ऑन अप्लाइंग एक्स्ट्रा प्रेशर, यहाँ पे क्या होगा, इस केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे जब आप प्रेशर को अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम डिक्रीजेस। ओके, वॉल्यूम डिक्रीज होने की वजह से यहाँ पे जो नंबर ऑफ गैसेस हैं, नंबर ऑफ गैसेस पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीजेस। ओके, यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा था, यहाँ पे गैसेस उतनी ही थी लेकिन पर यूनिट वॉल्यूम कम थी। कंपेयर टू दिस यहाँ पे वॉल्यूम कम हो रहा है, इट मीन पर यूनिट वॉल्यूम में जो गैसेस हैं वो बढ़ रहे हैं। ओके, तो जितने ज़्यादा गैसेस मॉलिक्यूल इंटरेक्ट करेंगे उतनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होगी। ओके, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि जो गैसेस पार्टिकल हैं वो सॉल्यूशन के सरफेस पे ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्राइक करेंगे और जैसे स्ट्राइक करेंगे उनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। कब तक इंक्रीज होगी, यहाँ पे the solubility of gases will increase until a new equilibrium is reached. Okay, तो on applying the pressure solubility of gases increases. Okay, क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है और वॉल्यूम डिक्रीज होने की वजह से नंबर ऑफ गैसेस पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है और जैसे ये इंक्रीज होगा नंबर ऑफ स्ट्राइकिंग, ओके, स्ट्राइकिंग ऑफ गैसेस इंक्रीजेस और जैसे गैस स्ट्राइक करेंगी वो सॉल्युबल हो जाएंगी। ओके, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इंक्रीजेस विथ अप्लाइंग प्रेशर। ओके, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड, मतलब सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस के लिए एक साइंटिस्ट हैं हेनरी। ओके, जो हेनरी थे उन्होंने फर्स्ट टाइम इसको रिपोर्ट किया था। हेनरी वॉज द फर्स्ट टू गिव अ क्वांटिटेटिव रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। तो हेनरी ने क्या दिया था, यहाँ पर रिलेशन दिया था, गिव रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। ओके, ये जो गैसेस होती हैं वो किस पे डिपेंड करती हैं, प्रेशर पे। जैसे आप प्रेशर इंक्रीज करोगे उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। ओके, तो उन्होंने एक लॉ दिया था, इसको बोलते हैं हेनरीज लॉ। ओके, हेनरी साइंटिस्ट थे, उन्होंने लॉ दिया था हेनरीज लॉ। ओके, इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या था, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, द solubility of gases in liquid is directly proportional to the partial pressure of gas present over the surface of liquid। हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग उन्होंने बोला था कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो जो सॉल्युबिलिटी है गैसेस की वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस। ओके, जो गैसेस होती हैं वो प्रेशर एक्सर्ट करती हैं ना, जिससे आप यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई कर रहे थे तो यहाँ पे क्या हो रहा था, इसका वॉल्यूम कम हो जा रहा था जिसकी वजह से पार्टिकल्स कोलाइड कर रहे थे, वो क्या जनरेट कर रहे थे, पार्शियल प्रेशर। हर गैस का एक अपना पार्शियल प्रेशर होता है, उसकी वजह से जो सॉल्युबिलिटी थी वो इंक्रीज हो रही थी। ओके, तो solubility of gases in liquid is directly proportional to partial pressure of gases present over the surface of solution। और जो partial pressure होता है, partial pressure of gases, वो क्या होती है, is proportional to mole fraction of gases, mole fraction of gases। ओके, जो पार्शियल प्रेशर है गैसेस का वो किसके प्रोपोर्शनल है, मोल फ्रैक्शन। ओके, तो यहाँ पे लिख सकते हैं पार्शियल प्रेशर P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन x। तो यहाँ पे इसको हटाने के लिए आप यूज कर सकते हैं कांस्टेंट, उसको बोलते हैं KHX, इसको बोलते हैं हेनरीज लॉ कांस्टेंट। ओके, KH क्या है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट। तो यहाँ पे फॉर्मूला बनता है P इज इक्वल टू KHX। P क्या है, पार्शियल प्रेशर, KH is Henry's law and X is mole fraction। Okay, this one is mole fraction। तो ये क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। जो KH होता है वो हर गैसेस के लिए अलग अलग होता है। ओके, तो KH इज अ फंक्शन ऑफ नेचर ऑफ द गैस। के यहाँ पे लिख सकते हैं KH मतलब हेनरीज लॉ कांस्टेंट
इज अ फंक्शन ऑफ नेचर ऑफ द गैस। हर गैसेस का अलग अलग केएच वैल्यू होता है। ओके, अगर हम प्लॉट करें यहाँ पे ग्राफ P इज इक्वल टू KHX। ओके, तो यहाँ पे ये क्या है, Y इज इक्वल टू MX। तो यहाँ पे C की वैल्यू 0, तो यहाँ पे कोई इंटरसेप्ट नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम अगर प्लॉट करें तो यहाँ पे ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, ये पार्शियल प्रेशर हो जाएगा, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन, और ये आएगा स्लोप। ओके, KH। यहाँ पे इंटरसेप्ट 0 है और यहाँ पे ओरिजिन से स्टार्ट होगा। ओके, ये ग्राफ है पार्शियल प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन के बीच का। अब यहाँ पे देखिए जो KH होता है वो किस पे डिपेंड करता है। ओके, जो KH है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब देखते हैं जो KH है वो क्या शो करता है। ओके, एज वी नो जो KH वैल्यू है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, नेचर ऑफ गैस पे। ओके, इज अ फंक्शन ऑफ नेचर ऑफ गैस। हर गैस का अपना अलग अलग KH वैल्यू है, लेकिन ये KH वैल्यू इंडिकेट क्या करता है। ओके, KH वैल्यू इंडिकेट करता है अगर KH वैल्यू ज़्यादा है तो सॉलिबिलिटी क्या होगी, कम। ओके, अगर KH वैल्यू इंक्रीज होगा तो सॉलिबिलिटी कम होगी। अगर आपने प्रेशर को सेम किया है, ओके, प्रेशर सेम किया है, अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो KH वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज, और जैसे ही KH वैल्यू इंक्रीज होगी सॉलिबिलिटी डिक्रीज होगी। ओके, यहाँ पे एग्जांपल है नाइट्रोजन का और ऑक्सीजन का, देखते हैं। ओके, ये NCERT का चार्ट है। सपोज यहाँ पे टेम्परेचर था 293 और जैसे आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया 303 में। ओके, सिमिलरली ऑक्सीजन के लिए भी है ये एट 293 टेम्परेचर जो इसका KH वैल्यू है दैट इज 76.48, और जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं इसकी KH वैल्यू 76 से 88.84 हो जा रही है। सिमिलरली ऑक्सीजन के केस में 293 के केस में यहाँ पे 34.86 था, और जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हुआ इसकी वैल्यू 46.82 हो जा रही है। ओके, प्रेशर सेम है। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर पहले KH वैल्यू इतना था और जैसे टेम्परेचर आपने इंक्रीज किया इसकी वैल्यू 88 हो गई। इट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, KH वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो यहाँ पे भी KH वैल्यू इंक्रीज हो रही है। ओके, तो इट मीन्स यहाँ पे क्या पता चलता है कि जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं KH वैल्यू इंक्रीज हो रही है, और KH वैल्यू जैसे ही इंक्रीज होगी उसकी सॉलिबिलिटी धीरे धीरे कम हो जाएगी। ओके, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस डिक्रीजेस। ओके, ये क्वेश्चन आपसे जनरली पूछा जाता है। जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं स्पीसीज वो ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं कोल्ड वाटर में रेदर देन वार्म वाटर में। ओके, ऐसा क्यों होता है, देखिए कोल्ड वाटर में क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है, टेम्परेचर कम होता है तो KH वैल्यू भी कम होती है। अगर इस KH वैल्यू कम है तो जो गैसेस होती हैं उनकी सॉलिबिलिटी ज़्यादा होती है। ओके, एंड एज वी नो जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं जो ऑक्सीजन होता है वो कहाँ से लेते हैं, डिजॉल्व इन वाटर। ओके, तो टेम्परेचर कम रहेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन डिजॉल्व रहेगा वाटर में। ओके, तो वो उनको ऑक्सीजन मिलता रहेगा। ओके, लेकिन समर में क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो उसकी वजह से KH वैल्यू भी इंक्रीज हो जाती है, और KH वैल्यू जैसे इंक्रीज होती है सॉलिबिलिटी क्या होता है, डिक्रीज होता है। ओके, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कम डिजॉल्व होगा तो इसकी वजह से उनको ऑक्सीजन कम मिल पाता है, जिसकी वजह से उनकी डेथ होने लगती है। कोल्ड वाटर में वो ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं कंपेयर टू वार्म वाटर। समझ में आ गया क्यों, ड्यू टू सॉलिबिलिटी। कोल्ड वाटर में सॉलिबिलिटी ज़्यादा होती है कंपेयर टू वार्म वाटर में।